हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक नए टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक्चुअली आपको आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे कोल्ड हो रखा है। पिछले 2-3 लेक्चर से मैं ऐसी इसी आवाज़ में ही आपसे बात कर रहा हूँ और आवाज़ एक्चुअली मतलब थोड़ी सी अजीब आ रही है, तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आप लोग थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, उसका नाम है पार्लियामेंट्री कमिटीज़, यानी जिसे हिंदी में हम लोग अगर कहें तो इसे हम लोग बोल सकते हैं संसदीय समितियां। संसदीय समितियां। ओके, यहाँ से सवाल अक्सर, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बहुत छोटा ये टॉपिक है, लेकिन यहाँ से सवाल आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। ये पार्लियामेंट के ही टॉपिक का एक पार्ट है, तो इसको अलग मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली इसके जो सवाल हैं ना वो थोड़ा सा अलग आपको दिखेंगे। तो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है यानी संसदीय जो समितियाँ हैं, तो सबसे पहले आपके मन में एक ख्याल मतलब सवाल ये आएगा कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारा पार्लियामेंट वैसे ही इतना बड़ा है कि मतलब इस पूरे देश के जितने भी नियम कानून होते हैं वो बनाने के लिए वो खुद ही एलिजिबल है। ओके, तो इसकी उत्पत्ति की अगर बात किया जाए तो अगर आज के समय में देखा जाए तो पार्लियामेंट जो है वो न केवल नेचर में बहुत डाइवर्सिफाइड है, बल्कि जो क्वांटिटी है उसमें भी काफ़ी अधिक है। कहने का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट का काम है ना वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो काम नहीं करता है, उसकी जो काम है आपको काफ़ी विविध होगा, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ओके, और वो क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना बड़ा टेरिटोरियल वाला देश, भारत जैसे देश को अगर पूरे देश के लिए नियम कानून बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा काम होगा। लेकिन इतना काम वो अकेले कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, यानी बहुत ही सीमित समय है। इसीलिए ये अपने समक्ष आने वाले सभी जो लीगल या अन्य मामलों पर गहन विचार नहीं कर सकता है, और इसके लिए इसे काफ़ी संसदीय समितियों की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो भी काम इसके पास आता है, चाहे वो लीगल लेवल का हो, चाहे कोई भी अलग अन्य डाइवर्सिफाइड तरीके के अन्य डाइवर्सिफाइड फील्ड में जितने भी काम उसको करना है, वो सारा अपने आप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके करने के लिए उसको असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। यही रीज़न है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का गठन करता है और उसके अकॉर्डिंग वो सारे काम करवाने की कोशिश करता है। ओके, तो थोड़ा सा ये रीज़न है कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है वो संसद के ढेर सारे जो काम है, बहुत डाइवर्सिफाइड काम है, बहुत विविध काम है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इसीलिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को बनाने का एक मुख्य रीज़न ये भी है कि वो इन सारे कामों को एक मतलब जो बर्डन होगा वो पार्लियामेंट पे अकेले नहीं छोड़ता, अपने ऊपर ले लेता है, उसी के बेस पे वो काम करता है। ओके, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे डिटेल में बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग सवाल पे मूव करेंगे। जो इसका स्टैटिक पोर्शन है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ओके, तो पार्लियामेंट्री अगर कमिटीज़ की बात किया जाए स्टूडेंट तो ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो तरीके का होता है, टू टाइप्स। कौन? पार्लियामेंट्री कमिटीज़। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ मैंने बताया आपको कि दो तरीके का होता है। पहला जो इसका मतलब टाइप्स है वो है आपका स्टैंडिंग कमिटीज़। स्टैंडिंग कमिटीज़, ये जितना भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ऑलरेडी मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च कर रखा है और बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन यह है कि जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उतना अगर आप मगअप कर लीजिए, उतना आप समझ लीजिए, तो आपके लगभग इस टॉपिक से आने वाले सवाल 90% चांस है कि आप सवाल को टैकल कर लेंगे। ओके, तो पहला जो कमिटीज़ है वो है आपका मतलब दो तरीके का। मैंने ये बताया कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं, संसदीय जो समितियां होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहला मैंने आपको बताया स्टैंडिंग कमेटी, जिसे हिंदी में स्थायी समिति बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कमिटीज़ है इसका, वो इसे बोलते हैं एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी। ओके, तो स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है कि ये इलेक्टेड या अपॉइंटेड हर साल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उसे हर साल बनाया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी हर साल इसको इलेक्ट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। ओके, लेकिन एडहॉक कमेटी का अपॉइंटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर पार्लियामेंट को ये लगता है कि हमारे पास जो मेंबर हैं या जो कमिटीज़ हैं वो कम हैं और हमें और अपॉइंट मतलब कमिटीज़ की ज़रूरत है, तो वो एडहॉक कमिटीज़ का अपॉइंटमेंट कर सकता है। जैसे ही काम पूरा होगा वो इसको ख़त्म कर सकता है। ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी है ये कम से कम एक साल के लिए बनाया जाता है और हर साल बनाया जाता है। ओके, तो स्टैंडिंग कमेटी की अगर हम लोग बात करें, जो पहला टाइप है स्टैंडिंग कमिटीज़, यानी जिसे हम लोग स्थायी समितियां बोलते हैं। स्टैंडिंग कमिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली कई तरीके की होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक आ जाएगा आपका फाइनेंशियल कमिटीज़,
फाइनेंशियल कमिटीज़, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होता है। डिपार्टमेंटल कमिटीज़ यानी ये अलग अलग समितियां हैं। अगर फाइनेंशियल कमिटीज़ की बात किया जाए तो इसमें तीन बहुत ही फेमस आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम आगे उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल कमिटीज़ होती है मुख्य रूप से तीन तरीके की होती है। एक हो गया आपका एस्टिमेट्स कमिटीज़, दूसरा हो गया पब्लिक अकाउंट कमिटीज़, पीएसी हम लोग शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, और तीसरा हो गया पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी पीयूसी, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ओके, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं डिपार्टमेंटल कमेटी के बारे में। पहला पॉइंट तो ये है स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, आज मैं पेज अलग से नहीं ले पाया हूँ थोड़ा सा, तो ओके जस्ट अ मिनट। तो जो पहला क्या है आपका पब्लिक अकाउंट कमिटीज़, यानी मैंने अभी देखा कि स्टैंडिंग कमिटीज़ को मैंने फाइनेंशियल कमिटीज़ में डिवाइड किया, फिर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ में डिवाइड किया, फिर फाइनेंशियल कमिटीज़ को तीन तरीके से मैंने बताया। उसमें से जो पहला कमेटी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, PAC। इसी को हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो ये जो है अपना रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को सबमिट करता है। अब आपका आ गया थियोरेटिकल पार्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। जितना पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। ओके, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, तो पार्लियामेंट को सबमिट करता है। अगर इसके सेटअप की बात किया जाए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कब सेटअप किया गया था, तो ये 1921 में किया गया था। 1921 में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो सेटअप किया गया था 1921 में किया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया था। टोटल मेंबर की अगर बात किया जाए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने टोटल मेंबर होते हैं, तो टोटल मेंबर जो होते हैं इसमें 22 मेंबर होते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 22 मेंबर के अलावा इसमें अगर देखा जाए तो 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर इसके राज्यसभा से चुने जाते हैं। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। टोटल कितने हो गए, 22 मेंबर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो इसके मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट से चुने जाते हैं, और ये हर एक साल, ये जो कमेटी है हर एक साल बनाई जाती है, यानी एवरी ईयर। इसमें एक पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा कि जो मिनिस्टर होते हैं वो, यानी जो मंत्री होते हैं वो इस कमेटी के मेंबर नहीं होते। जितनी भी कमेटी मैंने आपको बता दिया है उन सारे में मिनिस्टर जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते कि इसका मेंबर बनाया जाए। अगर रही बात इसके चेयरमैन की, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें तो चेयरमैन साहब जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, उन्हीं मेंबरों में से, यानी जितने मेंबर इस कमेटी में होंगे उन्हीं मेंबरों में से जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो उन्हीं मेंबरों में से किसी एक मेंबर को चेयरमैन बना देते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर बात किया जाए कि इसका मुख्य काम क्या है, तो जो हमारे देश के कैग होते हैं, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है उसी की ये जांच करते हैं, यानी स्क्रूटिनाइज करते हैं। तो ये जितना पॉइंट मैंने आपको बताया पब्लिक अकाउंट कमेटी से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने एक जस्ट क्विकली मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ये अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट यानी संसद को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इनका निर्माण या इनको सेटअप की बात किया जाए तो 1921 में इनका सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। टोटल मेंबर इसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं, 7 मेंबर इसके राज्यसभा से आते हैं। जो इसके मेंबर होते हैं वो हर साल चुने जाते हैं, और ये जो कमेटी है 1 साल के लिए बनाई जाती है। जो मिनिस्टर होते हैं यानी जो मंत्री होते हैं वो इसके मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जो इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं उनका जो उनको अपॉइंटमेंट का जो काम करते हैं वो स्पीकर महोदय करते हैं, और इनका जो मुख्य काम होता है वो कैग की रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज यानी उनकी जांच करने का होता है। ये तो हो गई आपकी पहली कमेटी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कमेटी के बारे में। दूसरी कमेटी आपकी हो जाएगी स्टूडेंट पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ लेकिन आप समझ जाइएगा। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की बात किया जाए तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर रूल 312B। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। इसमें भी जो मेंबर होते हैं इसमें भी टोटल 22 मेंबर होते हैं। जो ये कमेटी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। इनके अगर ऑफिस की बात किया जाए या इनके टेन्योर की बात किया जाए तो पिछली कमेटी की तरह इनका भी टेन्योर मैक्सिमम 1 साल के लिए ही होता है।
ओके, 1 साल के लिए ये बनाए जाते हैं। इनके जो चेयरमैन होते हैं वो भी स्पीकर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। मंत्री जो होते हैं यहाँ भी मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ओके, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की बात किया जाए तो ये भी कैग की रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करने का काम करते हैं। ओके, अब हम लोग पॉइंट बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी तीसरी जो कमेटी है जिसका नाम है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी की अगर हम लोग बात करें, ये कमेटी जो होती है वो पार्लियामेंट के देखा जाए अगर लिहाज से तो ये लार्जेस्ट कमेटी होती है, यानी मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ कि लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, और ये 1 साल के लिए बनाए जाते हैं। और ये सबसे पहली बार कब बनाए गए थे, अगर आपसे कभी सवाल पूछे तो ये 1950 में बनाए गए थे। पहली बार इनका निर्माण या इनको पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1950 में। इनके मेंबरों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, यही रीज़न है कि ये इसे लार्जेस्ट कमेटी कहा जाता है पार्लियामेंट का। यहाँ पे 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर यानी 30 सदस्यों का ये कमेटी होता है, और जो सभी हैं यानी ऑल फ्रॉम लोकसभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो एस्टीमेट कमेटी जो होती है उसके सभी के सभी मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं। कभी कभी आपसे सवाल ये पूछ लेता है कि वो कमेटी कौन सी है जिसके सभी मेंबर आपको लोकसभा से चुने जाते हैं, तो वो आपका एस्टीमेट कमेटी हो जाता है। या तो आपको सवाल इस तरीके से फ्रेम कर देगा कि वो कौन सी कमेटी होती है पार्लियामेंट की जिसके रिप्रेजेंटेशन में कोई राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, तो वो आपका एस्टीमेट कमेटी हो जाती है। ये आपसे पूछ लेगा कि इंडियन पार्लियामेंट की जो लार्जेस्ट कमेटी होती है उसका नाम क्या है, एस्टीमेट कमेटी। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, और सभी के सभी लोकसभा से आते हैं। ये मैक्सिमम 1 साल के लिए बनाए जाते हैं। इनका भी जो चेयरमैन होता है वो स्पीकर महोदय ही अपॉइंट करते हैं। मंत्री यहाँ पर भी आपके देखेंगे तो एलिजिबल नहीं होते इसके मेंबर बनने के लिए। ओके, तो 3 कमेटी थी, मैंने तीनों कमेटी को आपको बता दिया। तीनों कमेटी एक फाइनेंशियल कमेटी की कैटेगरी में आते हैं, और वो फाइनेंशियल कमेटी स्टैंडिंग कमेटी की कैटेगरी में आता है। ओके, इसके अलावा 2-3 पॉइंट आप लोग और जान लीजिए कि जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ मिटा देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ इसको। ओके, तो सवाल ये है कि जो डिपार्टमेंटल कमेटी है, डिपार्टमेंटल कमेटी, मेरी आवाज़ को प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा। डिपार्टमेंटल कमेटी, इसमें अगर देखा जाए तो पहली कमेटी आप लोग बस ध्यान दे दीजिएगा, गवर्नमेंट कमेटी बोला जाता है। पहली कमेटी जो है गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी। ये टोटल इसमें मेंबर अगर देखा जाए तो टोटल इसके 25 मेंबर होते हैं। 15 आते हैं लोकसभा से और 10 आते हैं राज्यसभा से। ओके, जो दूसरी कमेटी है डिपार्टमेंट की वो है आपकी लाइब्रेरी कमेटी। लाइब्रेरी कमेटी, इसकी टोटल मेंबरशिप होती है 9। इसमें आते हैं 6 लोकसभा से और 3 आते हैं आपके राज्यसभा से। ओके, तीसरी कमेटी जो है वो है आपकी SC/ST कमेटी, SC/ST वेलफेयर कमेटी आप कह लीजिए। इसके टोटल मेंबर होते हैं 30, और 30 में 20 मेंबर आते हैं लोकसभा से और 10 मेंबर आते हैं राज्यसभा से। इसके अलावा चौथी कमेटी जो है वो आपकी है कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कमेटी। इसके टोटल जो मेंबर होते हैं वो 30 होते हैं। यहाँ पे भी 20 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से आते हैं। ये कुछ इस इम्पॉर्टेंट जो है डिपार्टमेंटल कमेटी है। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिपार्टमेंटल कमेटी की संख्या लगभग 24 है, लेकिन सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यही रीज़न है कि मैं सारा यहाँ बताना नहीं चाह रहा हूँ, जितने इंपॉर्टेंट है मैं आपको वहाँ पे बता दिया हूँ। तो टोटल अभी हम लोगों ने कितनी कमेटी देखी है, टोटल 7 कमेटी देखी है। उसमें से 3 हम लोगों ने फाइनेंशियल कमेटी के रूप में देखा था, 4 मैंने डिपार्टमेंटल कमेटी को आपको अलग से बता दिया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात किया जाए तो जो फाइनेंशियल कमेटी है वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम सवाल आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग मूव करते हैं स्टूडेंट आज के लेक्चर के पहले सवाल की तरफ। ओके, पहला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, यानी चारों ऑप्शन में से कौन सी लार्जेस्ट कमेटी है। पहला कह रहा है कमेटी ऑन द पब्लिक अकाउंट, इसमें मैंने आपको बताया था कि 22 मेंबर होते हैं। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कमेटी ऑन द एस्टीमेट, इसमें मैंने आपको बताया कि 30 मेंबर होते हैं। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें मैंने आपको बताया था कि 22 मेंबर होते हैं। और कमेटी ऑन द पेटिशन,
कमिटी ऑन द पिटीशन की बात किया जाए तो इनमें से अगर देखा जाए तो ये दो तरीके का होता है, एक तो लोकसभा के लिए होता है, एक आपका राज्यसभा के लिए होता है। तो जो लोकसभा का कमिटी ऑन पिटीशन होता है उसमें 15 मेंबर होते हैं, जो राज्यसभा का कमिटी ऑन पिटीशन होता है उसमें 10 मेंबर होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें सबसे बड़ा कमिटी कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 2-3 पॉइंट यहाँ पे और समझिएगा कि कमिटी ऑन, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट में अगर 22 मेंबर हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो 15 लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। कमिटी ऑन एस्टीमेट की बात किया जाए तो कमिटी ऑन एस्टीमेट में अगर देखा जाए तो 300 मेंबर जो होते हैं वो ऑल फ्रॉम लोकसभा होते हैं, ऑल फ्रॉम लोकसभा। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग मैंने आपको बता दिया कि 15 मेंबर यहाँ पे लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से चुने जाते हैं। कमिटी ऑन पिटीशन की अगर बात करें तो जो लोकसभा में कमिटी ऑन पिटीशन होता है टोटल मेंबर होते हैं 15 और जो राज्यसभा में कमिटी ऑन पिटीशन होता है उसकी मेंबर संख्या होती है 10। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि लार्जेस्ट कमिटी ऑन ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमिटी ऑन एस्टीमेट्स। ओके, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। और जो कमिटी ऑन पिटीशन है यानी ऑप्शन नंबर डी में जो मेंशन कर रखा है कमिटी ऑन पिटीशन, तो इसके अगर मुख्य काम की बात किया जाए तो पार्लियामेंट में जो याचिकाएं प्रस्तुत होती हैं ना उन पे विचार करता है और उन पे ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट आर टेकन फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा इन विच रेशियो। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की उसमें ज़्यादातर आपको 15 मेंबर लोकसभा से देखने को मिले रहे होंगे और 7 मेंबर अगर आपके देखेंगे तो वो राज्यसभा से, यानी 2:1 का रेशियो चलता है हमारे स्टैंडिंग कमेटी में। ओके, जो हमारे पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी होती है वहाँ पे 2:1 का रेशियो देखने को मिलेगा। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1 के रेशियो में आते हैं, यानी 2 मेंबर लोकसभा से हैं तो 1 मेंबर आपका राज्यसभा से होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू। मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही आपको बताया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो किसको अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट को, क्योंकि ये पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाई गई कमेटी होती है और इसमें किसी किसी कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, किसी कमेटी में सिर्फ राज्यसभा लोकसभा के मेंबर होते हैं। ओके, तो ये अपना रिपोर्ट किसको पब्लिश करेगा, मतलब प्रेजेंट करेगा, तो ये अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट को प्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट से कोई लेना देना है नहीं, प्राइम मिनिस्टर से कोई लेना देना है नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर से भी कोई लेना देना है नहीं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो अपना रिपोर्ट किसको पब्लिश करेगा, तो पार्लियामेंट को करेगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2 लिस्ट दे रखा है, एक तरफ कमेटी की बात कर रहा है और वो दूसरा लिस्ट जो है वो पूछ रहा है कि किस तरीके की कमेटी है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पिटीशन, जॉइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम और लास्ट वाला है डिपार्टमेंटल कमेटी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो एक फाइनेंशियल कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो फाइनेंशियल कमेटी होती है, फाइनेंशियल कमेटी होती है। ओके, कमेटी ऑन पिटीशन की अगर बात करें तो ये एक तरीके का फंक्शनल कमेटी होता है, फंक्शनल कमेटी। ओके, जॉइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये बेसिकली एक एडहॉक कमेटी होता है, एडहॉक कमेटी। ओके, और डिपार्टमेंटल कमेटी की बात करें तो ये एक तरीके का स्टैंडिंग कमेटी होता है, स्टैंडिंग कमेटी। ओके, तो एक एक करके हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या बताया मैंने, फाइनेंशियल कमेटी। एक को अगर हम 3 से मैच कराएं हैं फाइनेंशियल कमेटी से तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ही में है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो जो भी है मैंने आपको मैच करा के यहाँ पे बता दिया है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट कि मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद, यानी जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इन जो ऑप्शन में कमेटी दे रखा है इनमें से किससे एसोसिएटेड नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में राज्यसभा के मेंबर होते हैं तो बिल्कुल 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। एस्टीमेट कमेटी की बात करें तो एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा के मेंबर होते हैं तो नहीं होते, क्योंकि 30 के 30 मेंबर इसमें लोकसभा से चुने जाते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो इसमें 22 मेंबर टोटल होते हैं, उसमें 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से चुन के आते हैं। तो पूछा क्या है कि कौन सा राज्यसभा से एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है एस्टीमेट कमेटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
यानी ओनली 2, यानी एस्टिमेट जो कमेटी होती है उसमें जो है राज्यसभा से मेंबर चुन करके नहीं आते। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, यानी इनमें से कौन सा फाइनेंशियल कमेटी है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री कमेटी में यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ये दो तरीके की होती है। एक होता है आपका स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है आपकी एडहॉक कमेटी। फिर आगे मैंने बताया था कि स्टैंडिंग कमेटी को आगे चल कर के कई और कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल कमेटी हो गया, फाइनेंशियल कमेटी, फिर आपका डिपार्टमेंटल कमेटी। और फाइनेंशियल कैटेगरी की बात किया जाए तो फाइनेंशियल कैटेगरी को 3 तरीके से डिवाइड किया गया था, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो मैंने आपको बताया था कि ये फाइनेंशियल कमेटी की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब है कि ये सभी जो हैं ये आपके फाइनेंशियल कमेटी के रूप में माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस एबव, यानी 1 2 3 4, और जो कि करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी में इसको मेंशन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। स्टैंडिंग कमेटी मैंने आपको बताया कि ये फाइनेंशियल कमेटी के रूप में भी आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा ये डिपार्टमेंटल कमेटी के रूप में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला कह रहा है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, ये स्टैंडिंग कमेटी के फाइनेंशियल कमेटी में देखने को मिलेगा, बात सही है। एस्टिमेट कमेटी भी फाइनेंशियल कमेटी है। कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड ST, ये एक डिपार्टमेंटल कमेटी की बात कर रहा है। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये एक तरीके का फाइनेंशियल कमेटी है। तो यहाँ पे 1 B एंड D जो है वो फाइनेंशियल कमेटी के रूप में आता है, और ऑप्शन सी जो है एक तरीके का वो डिपार्टमेंटल कैटेगरी में आता है। तो ये दोनों स्टैंडिंग कमेटी के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस हिसाब से देखिए तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये चारों के चारों जो हैं वो एक स्टैंडिंग कमेटी की कैटेगरी में आते हैं। और पूछा क्या है, कौन सा स्टैंडिंग कमेटी के रूप में नहीं आता है। ओके, तो इसका कैटेगरी अगर देखा जाए तो नॉन ऑफ द एबव आंसर होगा, नॉन ऑफ द एबव। इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। अगर ये पूछता कौन सा इसमें से स्टैंडिंग कमेटी है तो ये चारों हो जाता। पूछा है कौन सा स्टैंडिंग कमेटी इसमें नहीं है, तो आपका कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कोई इसमें सही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के रूप में आते हैं। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय या एग्जामिन्ड बाय। ओके, तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी, इन दोनों की जो रिपोर्ट, मतलब ये दोनों जो कमेटी हैं ये कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं, कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं। तो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ऑप्शन ए में दे रखा है और पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ये भी रिपोर्ट की जाँच करती है और ये भी करती है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ये भी सही है और ये भी सही है, यानी ए एंड सी बोथ आर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अ पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ नॉट बीन सेटअप, यानी सवाल कहने का मतलब है कि जो चारों ऑप्शन दे रखा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर संसदीय समिति का गठन नहीं किया गया है। तो पब्लिक अंडरटेकिंग पे किया गया है, गवर्नमेंट एश्योरेंस एक तरीके का डिपार्टमेंटल कमेटी है, मैंने आपको बता ही दिया, ये किया गया है। एस्टिमेट कमेटी पे किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ पे एक पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का सेटअप नहीं किया गया है, यानी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कोई संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। इसके बजाय जो है अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ कमीशन का गठन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेलफेयर कमेटी जो है वो इसका निर्माण नहीं किया गया है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप फॉर प्रोबिंग 2G स्पेक्ट्रम इशू, ये 2010 के मेंस से पूछा हुआ सवाल है। तो ये पूछ रहा है कि बेसिकली 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच के लिए जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था, उसमें से इनमें कितने कितने मेंबर चुने गए थे। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो 2G स्पेक्ट्रम की जांच के लिए चुना गया था, वो उसमें टोटल 30 मेंबर थे। कितने? 30। और 30 मेंबरों में अगर देखा जाए तो इसमें 20 मेंबर जो थे वो लोकसभा से आए थे और 10 मेंबर जो थे वो
राज्यसभा से चुने गए थे। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे ये काफ़ी पुराना सवाल हो गया है, ये उस समय के करंट में रहा होगा, इसलिए इसको पूछ लिया गया है। अगर 2G स्पेक्ट्रम या 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रस्ताव था, अगर वो देखा जाए तो ये 24 फरवरी 2010 को लोकसभा में 2010 को ये लोकसभा में पारित किया गया था और 1 मार्च 2011 को ये राज्यसभा में पारित किया गया था। ओके, तो ओवरऑल मैंने बताया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें टोटल 30 सदस्य थे, जिसमें से 20 लोकसभा से थे और 10 राज्यसभा से। और इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर बात किया जाए तो ये कमेटी को जो हेड किए थे या जो जिन्होंने इसको लीड किया था, यानी जो इसके चेयरमैन थे, उनका नाम था PC चाको। इन्होंने ही, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया था इनको ही, PC चाको जी की। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, इसके लिए मैं माफ़ी ही चाहूँगा। और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।